प्यारे विद्यार्थियों, स्नेहाशीष, आप सब प्रसन्न होंगे ऐसी मेरी आशा है। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, राजनीति विज्ञान विषय में, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हमने पिछली बार या पिछले व्याख्यान में ये चर्चा में लिया था कि मंत्री होते हैं या मंत्रिमंडल अपने आप में लोक सेवकों के या जो सिविल सर्विस सर्वेंट होते हैं उनके हाथ में एक तरह से कठपुतली या एक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि उनकी विशेषज्ञता, उनकी जो एक्सपर्ट आउटलुक होता है उसके आधार पर मंत्रियों को रास्ता दिखाते हैं, मार्ग देते हैं। इस बात की हमने चर्चा की। आज हम उन बिंदुओं का थोड़ा सा समालोचना की दृष्टि में रखेंगे और ये सिद्ध करेंगे कि जो मंत्रिमंडल है या मंत्री जो मिनिस्टर होते हैं वो लोक सेवकों के हाथ में कठपुतली या यंत्र के रूप में कार्य नहीं करते। यानी कहने का यहाँ तात्पर्य है कि लोक सेवक इतने ज़्यादा हावी नहीं रह सकते जितना कि उन बिंदुओं के आधार पर मंत्रिमंडल पर एक अंकुश या एक इस तरह की दबावकारी शक्ति जो ज्ञान के आधार पर या लोक सेवकों की विशेषज्ञता के तरीके से लास्की इस परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि मंत्री लोक सेवकों के हाथों में यंत्र नहीं होते। उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। बताते हैं कि पहले बिंदु में कि मंत्री पूरी तरह से नौसिखिए या अनाड़ी नहीं होते हैं। लास्की मानते हैं कि मंत्रिमंडल में अधिकतम प्रधानमंत्री के द्वारा उन व्यक्तित्वों को स्थान दिया जाता है जिनका पूर्व की राजनीतिक परिवेश की अनुभव की आधारशिला पर या उनके अनुभव को देख करके, उसका आभास करके, उसी दृष्टि को आधार मान करके वर्तमान जब सरकार बनती है तो उसमें मंत्रिमंडल में स्थान देना उस पैमाने के आधार पर उचित समझते हैं, क्योंकि एकदम नए संसद सदस्य को इतने बड़े मंत्रालय का स्थान देना या उसमें दायित्व देना, तो ये सब संसदीय परंपरा के अनुसार इंग्लैंड में प्रधानमंत्री के विवेक पर आधारित होने के तरीके से उन्हें उचित स्थान दिया जाता है, उचित मंत्रालय दिए जाते हैं। ये आवश्यक महसूस किया जाता है कि जिस क्षेत्र से वह संसद सदस्य जुड़ा है, उसका जीवन, चाहे वह शिक्षाविद है या चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो उसको स्वास्थ्य मंत्रालय दे देते हैं, या जैसे कोई एडवोकेसी किया हुआ है, कानून का या विधि का वेत्ता रहा है, तो उसको कानून मंत्रालय देना। तो इस तरह की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए
उन्हें मंत्रालय सौंपे जाते हैं। तो ये बात अब इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं रही है कि मंत्री होते हैं उनको लोक सेवकों द्वारा ड्राइव किया जाता है। एक मशीन के तरीके से वो काम नहीं करते हैं कि उसकी चलाने की चाबी लोक सेवक के हाथ में हो। वर्तमान संसदीय प्रणालियों में तो इतने अनुभवी मंत्री लोग आते हैं, सांसद आते हैं कि वो स्वयं अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर बड़े महत्वपूर्ण फैसलों को निश्चित कराते हैं, उन पर निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। शासन संबंधी बातों का ज्ञान न हो, ये बात आज के समय में उचित नहीं है। मंत्री इतने अज्ञानी नहीं होते हैं, इतने अनाड़ी नहीं होते हैं कि उन्हें इतना भान न हो, ज्ञान न हो कि हमें इस पर क्या निर्णायक भूमिका प्रस्तुत करनी है। प्रत्येक व्यक्ति मंत्री बनने से पूर्व अनेक समितियों आदि के सदस्य रह चुके होते हैं। इस कारण से उन्हें अनेक प्रशासनिक समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। सामान्य विवेक पर्याप्त। लास्की कहते हैं कि प्रशासनिक कार्य कोई ऐसी संगीत या नृत्य शैली कला नहीं है कि जिसे समझना मुश्किल हो। साधारण विवेक वाला व्यक्ति थोड़ा सा सजग रहकर मंत्री पद का कार्यभार संभाल सकता है। यानी संगीत का जब अपन ज्ञान अर्जन करते हैं, नृत्य जैसी कला, तो उसमें कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्रियाविधि होती हैं। ऐसा मानते हैं लास्की के शासन को करने के लिए ऐसा कोई मुश्किल तत्व नहीं है कि जिसके आधार पर वह अक्षम हो। साधारण विवेकधारी या विवेक वाला व्यक्ति थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करके, सजग करके और शासन को संचालित कर सकता है, संभाल सकता है, मंत्री पद को धारण कर सकता है और तत्संबंधित उस क्षेत्र के मंत्रालय को सफल संचालन करने, संपादित करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको सही अंजाम भी देता है। फिर है दलीय कार्यक्रम। कोई भी मंत्री लोक सेवकों के हाथों में कठपुतली इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मंत्रियों को दलीय कार्यक्रम का ध्यान रखना पड़ता है। यानी पार्टी के जो प्रोग्राम होते हैं, चाहे वह संसद के क्षेत्र के हों, चाहे वह संसद के बाहर पार्टी से संबंधित कार्यक्रम हों, उन सब में इतना ज़्यादा अनुभव पारखी हो जाता है क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से वहाँ पहुँच कर अपनी भूमिका अदा करते हैं, उसको कार्यशैली में, एक्शन में लेते हैं, फ्रंट फेस करते हैं और उसके तथ्य को निकाल के लेके आते हैं। फिर हम देखते हैं जनमत। प्रत्येक मंत्री को जनमत का ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पूर्व लोक सेवकों की सलाह को इस आधार पर देखता है कि कहीं यह बात जनता के विरोध में तो नहीं जाएगी। देखिए, मंत्री लोग होते हैं वो जनता से चुन के आते हैं और जनता में उनकी भूमिका निरंतर सक्रियता, सजगता बनी रहती है। वर्तमान में तो लोकतंत्र के दायरे हैं वो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधि को यह आभास करा देती है कि हमने आपको चुन के अपने ऊपर शासन करने की शक्ति दी है, आप उसको सही तरीके से संपादित करें, अंजाम तक पहुंचाएं। ये जवाबदेही
उस मंत्री को या संसद सदस्य को निर्धारित करनी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रैमजी मूर का यह कहना उचित नहीं है कि संसद मंत्रिमंडल के हाथों में तथा मंत्रिमंडल लोक सेवकों के हाथ में यंत्र के समान है। मंत्रिमंडल पर अनेक प्रतिबंध होते हैं जिनके कारण वे संसद को यंत्र नहीं बना सकते तथा लोक सेवक भी मंत्रियों को कठपुतली नहीं बना सकते। तो यहाँ ये बात पूरी तरह से सिद्ध हो चुकी है कि लोक सेवकों की सलाह को इस आधार पर देखता है कि कहीं वह बात ऐसी न हो कि जनता का विरोध प्रकट करे या जनता उस पर ऐसी प्रतिक्रिया जाहिर करे कि जिससे उस मंत्री की किरकिरी हो, उस मंत्री को सम्मान न मिले, उसका विरोध हो, उसके विपरीत विभिन्न क्रियाकलाप किए जाएं जिनसे उसके पद को या शासन को ठेस पहुँचे। तो जनमत का पूरी तरह से मंत्रिमंडल के द्वारा विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हालांकि संसद सदस्य बहुत होते हैं, किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप किसी भी देश के शासन के बारे में देख सकते हैं, लेकिन जो चीफ मंत्रिमंडलीय एक ग्रुप होता है वो अपने आप में पूरे राज्य पर, पूरे देश पर या पूरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग उन सारे बिंदुओं पर हर वक्त दिन रात ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ कहाँ किस स्थान पर कैसी कैसी स्थिति बन रही हैं और उनका हमें क्या क्या समाधान ढूंढना है। ऐसा ना हो सरकार को कहीं नीचा देखना पड़े, सरकार को कहीं गिरने की स्थिति में की ओर न जाना पड़े। तो ये सारी बातें उन मंत्रियों के द्वारा अपने जहन में रखनी होती हैं। ये सारी बातें ध्यान रखने वाली हैं और इसी आधार पर यह हम मानते हैं कि मंत्रिमंडल अपने आप में या संसद सदस्य इतना ज़्यादा अज्ञानी नहीं होता है कि वह अपने कार्य को करने के लिए कहाँ तक जाए।